अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज नवा लेक्चर है और ये प्लान चेंज की आखिरी कड़ी है. I told you that I would be focusing a lot on this plan change because the whole OD process would be revolving around this stage, जहां कि हम डिसाइड करेंगे कि हमने कैसे चेंज लाना है. In fact, the whole philosophy of organization development revolves around change. Therefore, there need to be a lot of focus, emphasis, clarity on this part. And that's the reason कि आज मेरा तीसरा लेक्चर प्लान चेंज के ऊपर है. पिछले लेक्चर में मैंने आपको 11 के जो मॉडल्स थे, पहले 11 चेंज मॉडल था, दूसरा एक्शन रिसर्च था और फिर मैंने एक्शन रिसर्च मॉडल पे भी बात की, कंटेम्पररी एक्शन रिसर्च मॉडल पे भी बात की. तीनों मॉडल्स ने आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस खोल के सामने रख दी होंगी ताकि विजुअलाइजिंग दिस सिचुएशन यू आर इन और द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग थ्रू, यू कैन डिसाइड विच प्लान process to pick up. कौन सा मॉडल पिक करना है? Not everywhere you might find the situation that could match with the plan process, but you can always see कि organization की requirement क्या है, organization की climate क्या है, लोग किस stage पे हैं, and then you can pick up one of these three models. लेकिन फिर भी knowing that there could be an element of confusion, I thought that I must try to put all the three models in front of you and as well show you that there could be a general model for plan change, जिसमें तीनों elements आते हों या ऐसा मॉडल जिनमें ये तीनों मॉडल्स का एक रिफ्लेक्शन हो या तीनों मॉडल्स में कौन से कॉमनैलिटीज हैं. Since it's based on action research, it's based on behavioral science focus, it's based on plan change, it's based on involving people, it's based on somebody at the top starting, so therefore all fit into the definition of the OD and as well of the whole OD process, but we have to see कि एक जनरलाइज्ड पैटर्न, एक जनरलाइज्ड मॉडल क्या होगा. आज मैं उस मॉडल की बात करूंगा ताकि यू कुड डिस्टिंक्टिवली से दैट दीज आर द 4 स्टेजेस ऑल द मॉडल्स गो थ्रू. जरा क्विकली मैं एक्शन रिसर्च मॉडल पे आपकी थोड़ी सी रिवीजन करा दूं. कंटेम्पररी एक्शन रिसर्च मॉडल में क्या डिफरेंस था. 11 चेंज के बारे में मैं पहले आपको तफसील बता चुका हूं, लेकिन भूलिएगा मत उसके इनिशियल 3 फेज्ड प्रोसेस, अनफ्रीजिंग और मूविंग और रीफ्रीजिंग को दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये थ्रू आउट अप्लाई हो रही हैं. एक्शन रिसर्च में हमने देखा कि ओडी कंसल्टेंट राइट फ्रॉम द डे 1 डायग्नोसिस पे एम्फेसिस ले करता है. और एक दूसरी चीज ये कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर मैनेजर एट अ वेरी हाई पोजीशन और द मिडिल मैनेजर डिसाइड्स फॉर सीकिंग एन एडवाइस एंड असिस्टेंस, इन फैक्ट ही इज इनवाइटिंग इंटरवेंशन. क्योंकि इंटरवेंशन बेसिकली मीन्स somebody from outside coming and helping you out. So जैसे ओडी डेफिनेशन में था कि इट इज एन इंटरवेंशन इनटू द प्रोसेस, सो देयरफॉर इंटरवेंशन का मतलब यह है कि आउटसाइडर आकर विल बी गाइडिंग यू. इसी वजह से आपने देखा होगा कि एक्शन रिसर्च के अंदर और कंटेम्पररी एक्शन रिसर्च के अंदर स्लाइट डिफरेंस है. इसके बारे में भी मैं थोड़ी देर के बाद तीनों मॉडल्स को कंपेयर करूंगा. बट टेकिंग यू बैक टू माई लास्ट लेक्चर, एक्शन रिसर्च में ओडी कंसल्टेंट initiates the dialogue, signs the contract, takes a group of people
जो कि चेंज एजेंट बनते हैं, ऑफ साइट जाता है, उनको वर्क प्लेस से कहीं दूर ले जाता है, डायग्नोसिस करता है, एंड एक्सट्रैक्ट्स द इंफॉर्मेशन, involves them partly but guides them, because the OD consultant is acting as a facilitator. It is not that the people from the organization themselves initiate, but since I said to you initially, OD consultant asks questions and then makes them the people of members of the organization reply. तो वहां से चीजों को कलेक्ट करता है और अपनी असेसमेंट के बाद फीडबैक देता है कि दिस इज व्हाट आई फील इज लैकिंग और मिसिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन. हैविंग डन दैट, पीपल माइट accept it and might not accept it. And then once he develops a consensus, वहां उस स्टेज के बाद वहां से इश्यूज को इवॉल्व करने के बाद डिसाइड करता है कि कहां कौन सा चेंज प्रोसेस कौन से एरिया में लाना है. So that's how he takes the people along. But basically it's guided, it's facilitated by the OD consultant. ये था एक्शन रिसर्च में. हमने कंटेम्पररी एक्शन रिसर्च को मजीद एक स्टेप आगे लेके गए, क्योंकि यहां एक फ्लॉ है, एक लेक्यूना है, एक डिस्क्रिपेंसी है, जो कि मैं आगे चलकर आपको डिटेल में बताऊंगा. क्योंकि ये एक्शन रिसर्च का इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड यू मे नेवर नो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स अराइज होंगी. आज मैं उन प्रॉब्लम्स की बात भी करूंगा जब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज की बात करूंगा, क्योंकि यहां मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज एक्शन रिसर्च में आइडेंटिफाइड नहीं है एंड नोबडी नोज, इट इवॉल्व्स. सो देयरफॉर कंटेम्पररी एक्शन रिसर्च स्लाइटली डिफरेंट है. वहां मेंबर्स सक्सेस स्टोरीज को लेकर चलते हैं, वहां जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको लेकर चलते हैं, एंड देयर दे बिलीव that a positive attitude could bring in change. That is the appreciative inquiry wala element. That is, they built on changing the philosophy, changing the belief system in a way, looking at what is good rather than what is not working, what is there rather than what should be or what is not. When you know what is there, you can go up to what you want to achieve. But if something is not working and you then dwell on that, then you are completely moving in a territory where you might demotivate people and people might feel demoralized. So appreciative inquiry jo thi, wo building on the strengths already existing into an organization. अब अगर मैं तीनों मॉडल्स को कंपेयर करूं तो मैं देखता हूं कि तीनों मॉडल्स के अंदर एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस है, और तीनों मॉडल्स के अंदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर इक्वली इन्वॉल्व, नो मैटर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट में बहुत फर्क है. सी वेरिंग डिग्रीज ऑफ इन्वॉल्वमेंट, एंड ऑल द थ्री मॉडल्स recognize that an intervention between a consultant and an organization constitutes an intervention that affects the organization. They accept it, चाहे वो कंसल्टेंट बाहर से आया हो या कंसल्टेंट अंदर से हो. क्योंकि लेविन के चेंज मॉडल के अंदर द HRD was himself carrying rich experience of consultancy. However, Levin's change model differs from the other two in that it focuses on the general process of planned change rather than on specific OD activities. Action research और contemporary action research में आपने देखा होगा कि Levin change model slightly does not undergo the same process of research, action, diagnosis as the other two processes involve. So, ये जो difference है is a marked difference between the all three change models. Levin's model and the action research model differ from contemporary approaches in terms of
level of involvement of the participants and the focus of change. Now here, क्योंकि contemporary action research में positive energy जो थी वो generate कर रही थी और potential, लिहाजा contemporary action research में उनका focus different था. Therefore, you can say the level of involvement of the participants in contemporary action research was much more than that in the action research. Or the first two models emphasize role of consultant with limited member involvement. लेकिन contemporary applications, on the other hand, treat both the consultants and the participants as co-learners. So, ये दोनों में फर्क था. In addition, Levin's model or action research, they are more concerned with fixing the problems. ये बहुत marked difference है, which you must understand. Action research में वो diagnose करके they find out what is the problem. Levin's के अंदर भी initially they found out that the culture was not conducive to the change. So they focused all their faculties, all their attention on resolving those differences, problems. यहाँ contemporary research में the focus was on what the organization does well and leveraging those strengths. That difference in focus derives from difference in defining reality as objective or socially constructed. ये जरा इसको अंडरस्टैंड कीजिए. जहां आपको वीकनेस पता चल जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप उसे सोशली ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं कि सब कुछ खराब है. लेकिन अगर आप उसे और नजर से देखें एंड यू लुक एट द स्ट्रेंथ्स, देन यू सोशली आप कैसे करते हैं, आप उसे कंस्ट्रक्ट इस तरीके से करते हैं. दैट इज द डिफरेंस इन लुकिंग एट द रियलिटी. असल में रियलिटी क्या है? आर यू लुकिंग एट द वीकर साइड और वेदर यू आर लुकिंग एट द स्ट्रॉन्गर साइड. लिहाजा इन डिफरेंस को जानते हुए द थ्री थियरीज ऑफ प्लान चेंज इन ऑर्गेनाइजेशंस need to describe or suggest a general framework for plan change. और ये plan change में 4 basic activities हैं जो कि इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. और ये activities practitioner और organizations member जो हैं वो jointly carry करते हैं organization development के लिए. आप देखेंगे कि the arrows connecting the different activities in the model show the typical sequence of events. That is, from entering and contracting to diagnosing to planning and implementing stage to evaluating and institutionalizing change. तो ये जो lines है connecting को जो connect कर रही हैं activities, actually you can make out that the organizational change जो कि इस आपको फिगर में नजर आ रहा है is not as straightforward. ये linear process नहीं है, but involves considerable overlap and feedback. यहां देखिए कि एंटरिंग और कंट्रैक्टिंग के बाद द नेक्स्ट स्टेज इज डायग्नोजिंग, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डायग्नोजिंग के बाद प्लानिंग और इंप्लीमेंटिंग चेंज आना चाहिए. लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि फर्ज किया कि एक कंसल्टेंट ने एक स्पेसिफाइड एक्टिविटी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. अब वो साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बाद डायग्नोज करता है एंड फाइंड्स आउट कि नो, एक्टिविटी 1 साल की नहीं, ये तो 2 साल की है. जो प्रॉब्लम नजर आई है उससे ज्यादा प्रॉब्लम और बड़ी इमर्ज हो रही है. मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है जो कि डायग्नोसिस के बाद पता चली. लिहाजा जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया कि एक रिवर्स लूप है, डायग्नोजिंग के बाद वापस एंटरिंग और कॉन्ट्रैक्ट पे चला जाता है. हो सकता है 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, क्योंकि जैसे जैसे चेंजेस लाए जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, नया डाटा इमर्ज हो रहा है, नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डायग्नोसिस से नए एक्शन रिसर्च वाली स्कीम. सो द कंट्रैक्टर or the consultant might say this area needs to be addressed as well. लिहाजा further contract, new understanding. So therefore you see it, the loop जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया कि हर फेज के बाद एक रिवर्स लूप है
goes back either to diagnosis. फर्स्ट की आप प्लानिंग और इंप्लीमेंटिंग के फेज में हैं, लेकिन वहां से आपको पता चलता है कि मजीद डायग्नोसिस की जरूरत है, आप एक फेज पीछे चले जाते हैं. देन यू आर evaluating, final everything is done, you find out कि no, certain more change needs to be done. Then you go back to the diagnosing. तो आप जब ये 4 फेजेस के ऊपर नजर डालें तो आप देखें कि ये एक सिक्वेंशियल अगरचे नजर आता है, it is not like that. So therefore, the different phases are not nearly as orderly as the model implies. ये जो आपको नजर आ रहा है इतना ऑर्डरली नहीं है. OD practitioners tend to modify or adjust the stages to fit the needs of the situation. लिहाजा इसी वजह से आज जो इस वक्त मैं मॉडल आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आप देखेंगे कि पिछले 3 मॉडल्स के अंदर आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी जो आज मैं मॉडल में आपको डिस्कस कर रहा हूं. लिहाजा डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स नीड्स एंड गोल्स, पहली चीज, एंड डिपेंडिंग ऑन द चेंज एजेंट्स स्किल्स एंड वैल्यूज, दूसरी चीज, और तीसरी द ऑर्गेनाइजेशंस कंटेक्स्ट, हमें डिटरमिन करना पड़ेगा कि चेंज क्या है. लिहाजा टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस, प्लान चेंज कैन बी कंट्रास्टेड अक्रॉस सिचुएशंस ऑन 3 की डायमेंशंस. अब मैं इन 3 की डायमेंशंस को आपको फर्दर उसके ऊपर ला रहा हूं. कौन कौन से हैं? पहला, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. चेंज का मैग्नीट्यूड कितना है, कितनी चेंज आपने लानी है, दैट हैज टू बी डिटरमिन्ड. बिकॉज रिमेंबर इनिशियली आई सेड व्हेन यू मीट विद द कंसल्टेंट टेल्स यू एंड यू एज वेल पॉइंट आउट एंड से दिस मच चेंज, वेदर यू वांट टू रियली ट्रांसफॉर्म योर ऑर्गेनाइजेशन या आप सिर्फ इंक्रीमेंटल चेंज लाना चाहते हैं, जो भी अभी थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा. सेकंड इज द डिग्री टू विच द क्लाइंट इज ऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्ट्रक्चर कितना है, कितना फ्लेक्सिबल है, कितना वाइबल है. ये ना हो कि वो बड़ा ही रिजिड स्ट्रक्चर है. जैसे मैंने कहा था कि कुछ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मिलिटरिस्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, नहीं चेंज होते. लिहाजा आपने फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन की में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है. और तीसरा है वेदर द सेटिंग इज डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है. दैट इज यू नीड टू नो किस कंटेक्स्ट में आप, कौन से कल्चर में आप ऑपरेट कर रहे हैं. क्या कल्चर एमेनेबल टू चेंज है कि नहीं, चेंज को एक्सेप्ट करता है, शॉर्ट टर्म में चेंज चाहता है, या कह आराम से बैठे चेंज हो जाएगा. सो दैट इज, ये 3 डायमेंशंस को हम बारी बारी देखेंगे. फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज. जैसे मैंने कहा कि चेंज या तो इंक्रीमेंटल चेंज आ सकता है, दैट इज यू हैव डिस्कवर्ड अ प्रॉब्लम एंड यू इनवाइट somebody to resolve that problem and you are interested in maintaining the status quo. जनाब आप हमारी एप्पल कार्ट को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, हमारा जो सिस्टम है बड़ा सही चल रहा है, सिर्फ ये बात है फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, हमारे कहीं कस्टमर और क्लाइंट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक कर दें. हमारी लेबर प्रॉब्लम है, बस उसे देख लें, प्रोसेस को चेंज मत करिए, ऑटोमेशन नहीं हम चाहते. एंड वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ आवर प्रोडक्टिविटी. सो यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन इंक्रीमेंटल चेंज. वन, एक तो मैग्नीट्यूड इसके लिए डिफरेंट होगा. दूसरा है क्वांटम चेंज. आप चाहते हैं नहीं मेरी ऑर्गेनाइजेशन 21st सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशन होगी. वो एग्जांपल याद कीजिए जो मैंने आपको बताई थी. यू वांट एन, आप हायरार्की को फ्लैटन करना चाहते हैं, आप लोगों को डिसीजन मेकिंग की पावर देना चाहते हैं, आप ऐसा मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, उनको ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम देना चाहते हैं कि पीपल आर मोटिवेटेड टू वर्क. आप स्ट्रक्चर, कल्चर, रिवॉर्ड सिस्टम, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, वर्क डिजाइन सब चेंज करना चाहते हैं. नाउ OD in 60s and 70s were concerned only with fine tuning the bureaucracies. चूंकि OD इतनी डेवलप नहीं हुई थी तब तक, लिहाजा वो सिर्फ एक लिमिटेड लेवल तक, लिमिटेड मैग्नीट्यूड तक चेंज लाना चाहते थे. लिहाजा उनका डायग्नोस्टिक प्रोसेस भी अगर कोई नई चीजें रिवील कर देता था,
they would not go beyond that. They would not like to be those things to be addressed. So therefore, up till that period, OD change was confined to certain specific problems, maybe related to the problem-solving activities, team building, or customer satisfaction, वगैरह तक के लिए. And generally after that, the OD contract would terminate when the problems were resolved. OD has been concerned now with increased quantum of work that is desired, that is required in an organization. So, अब quantum change जो है, incremental change से वो quantum change की तरफ shift हो गए. So, planned change is since more complex today and long-term than applied to incremental change, लिहाजा it is typically driven from the top where corporate strategy and values are set. अब OD consultant जो है वो top managers के साथ मिलकर even help करता है organization के कि values set करने में, organizations की strategies में. So change agents help senior managers create a vision of a desired future organization and energize movement in that direction. Therefore, इसका quantum change की requirements और हैं. That is, performance measures, rewards, planning processes, work design और information systems में भी इनकी जरूरत पड़ती है. So because of the complexity and extensiveness of quantum change, OD professionals often work in teams comprising members with different yet complementary areas of expertise. अब 60s और 70s के दौर से निकल के इंक्रीमेंटल दौर से निकलकर अब सिंस क्वांटम चेंज की रिक्वायरमेंट है तो मल्टी फंक्शनल टीम्स के साथ ओडी काम करता है. द कंसल्टिंग रिलेशनशिप परसिस्ट ओवर रिलेटिवली लॉन्ग टाइम पीरियड्स. माइंड इट, ये अब रिक्वायरमेंट है, लिहाजा जब भी यू थिंक ऑफ एन ओडी इंटरवेंशन, ओडी ट्रांसफॉर्मेशन, इस चीज को मद्देनजर रखिएगा. And another very important aspect, the boundaries of the change effort are more uncertain and diffuse than an incremental change, thus making diagnosis and change seem more likely discovery than like problem solving. ये तो एक discovery है, you never know what might come out. तो quantum change में जब भी you put your hands in, be ready for uncertainties. But let me caution you that it is important to emphasize that quantum change may or may not be developmental in nature. It might shock you. The thing is कि जब आप quantum change किसी organization में ला रहे हैं, you are not knowing, you do not know what might happen. Because when you are introducing changes, you might find कि आपका मार्केटिंग मिक्स गलत है. आपने इस वक्त जो 50 प्रोडक्ट्स मार्केट में फेंके हुए हैं, यू माइट हैव टू कट इट डाउन टू 40. हो सकता है कि आपको डाउन साइजिंग करनी पड़े. यू माइट हैव टू ले ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल, और मे बी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू माइट हैव जस्ट टू थिंक ऑफ नॉट एक्सपेंडिंग योर बिजनेस. क्योंकि इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल और एक्सटिंक्शन, देन सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि आप अपने सिस्टम को थोड़ा सा कन्फाइन कर दें. लिहाजा इट विल नॉट बी डेवलपमेंटल. ऑन द अदर हैंड, यू से नो, ours is going to be a 21st century organization and we are going to take a risk. You want to have a plunge. Therefore, equal risk. That's why I say organizations may undertake quantum change from a developmental perspective or from the survival perspective. लिहाजा जब आप developmental perspective से open communication और decision making, sharing, knowledge sharing, even मैंने आपको वो project management और open book accounting की एक example दी थी,
ऐसी जब चीजें आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो यू हैव टू टेक सर्टेन रिस्क्स। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज से मैं अब आता हूं डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। आप मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज तभी डिटरमिन कर सकते हैं जब आपको ऑर्गेनाइजेशन का पता हो, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज ओवर ऑर्गेनाइज्ड या अंडर ऑर्गेनाइज्ड। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर है, ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है, कन्फ्लिक्ट्स को दबाया जाता है, एम्पैथी नहीं है, टिपिकल ऑटोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वहां आप यू हैव टू हैव अ डिफरेंट पॉलिसी फॉर चेंज। ऑन द अदर हैंड, अंडर ऑर्गेनाइज्ड जो सिचुएशंस होगी जहां जॉब स्पेसिफिकेशंस ही नहीं पता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का किसी को नहीं पता, कम्युनिकेशन का कुछ किसी को नहीं पता, फ्री फॉर एवरीबडी। लाइक आपने देखा होगा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट में अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बड़ा लूज स्ट्रक्चर हो, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, वहां आपको प्लानिंग डिफरेंटली करनी पड़ेगी। लिहाजा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ओवर ऑर्गेनाइज्ड हैं, वहां सबसे पहले आपकी एफर्ट होगी कि उसको लूजन करें, ओपन अप, ताकि ओपन डायग्नोसिस हो। वहां अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डायग्नोस्टिक फेज जो है वहां ओपननेस नहीं है, द ओडी कंसल्टेंट विल नॉट बी एबल टू कम फॉरवर्ड विद एनी गुड प्रपोजल, बिकॉज द टॉप मैन इज कंसीलिंग सर्टेन फैक्ट्स, would not allow other members to meet and reveal certain weaknesses of the organization. ऐसी सूरत के अंदर ओडी कंसल्टेंट का ज्यादा फोकस उस स्ट्रक्चर को लूजन करना होगा। वहां मेन फोकस ओडी कंसल्टेंट का होगा एंट्री के वक्त, डायग्नोसिस के वक्त, इंटरवेंशन के वक्त, टू पेनिट्रेट अ रिलेटिवली क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड ओपन इट अप फर्स्ट फॉर सेल्फ डायग्नोसिस। जब अंडर ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशंस हों तो वहां फॉर्मूला और होगा। सबसे पहले ओडी कंसल्टेंट को विल हैव टू आइडेंटिफाई पीपल so that he could club them together. He will have to pick up those people who are ready for a change. That is the identification process. And then is the convention process, bringing them together. Those who would not like to come might have to be shunned. Whatever you may downsize करें, replace करें, lay off करें, but you have to work with that group. You identify they want to change. Then convention, bringing them together. And the third phase is organizing them, giving them a mission, giving them a vision. And finally, then the fourth would be evaluation. ये तो हो गया कि डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, दैट इज किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ओडी कंसल्टेंट काम कर रहा है। दैट इज वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। Mind it that planned change, it's originated from North America and Western Europe. Developed in Western countries, in Western societies, the action research model reflects the underlying values and assumptions of these geographic settings, which includes equality, involvement, and short-term time horizon. That is, short-term time horizon, equality, involvement, इसके बगैर एक्शन रिसर्च हो ही नहीं सकती। अगर आप ये समझें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इक्वालिटी ना दें, ओपननेस, एंड यू डू नॉट हैव अ टाइम होराइजन, आपके कोई बात नहीं 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, नो। दैट्स व्हाई इन द वेस्टर्न सोसाइटीज दे हैव अ वेरी शॉर्ट स्पैन to see the results. Let me give you an example that the cultures of most Asian countries are more hierarchical and status conscious. They are less open to discussing personal issues. They are more concerned with saving face and have a longer time horizon for results. इस वजह से ऐसी सिचुएशंस में
अगर एक वेस्टर्न कंसल्टेंट, एक यूरोपियन हमारे जैसे मुल्क में आकर ओडी का प्लान प्रोसेस इंट्रोड्यूस करना चाहता है, विल हैव टू अडैप्ट टू द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, otherwise it won't work. What works there in the West will not work, because the basic requirement of this action research is different. आपको जैसे मैंने sensitivity training groups में बताया था कि people transformed and they virtually left their jobs. Then they realized that they could do something better, something more productive, more profitable for the community by firstly discovering their true worth, कि मैं ये कर सकता हूं community के लिए. So that spirit is there, and that is why people are ready to bring in change. इसलिए domestic or international context is very important. Let me talk about the critique of plan change. Criticism क्या आ रहा है plan change के ऊपर? सारी चीजें जो अभी तक मैंने आपको इवन जनरल मॉडल के लिए किया, पहले 3 मॉडल किए, what do people say about it? First, very many people believe that still it is in a formative stage. अभी mature नहीं हुआ. Maybe people are not mature. We don't have very many consultants who could really do that sort of a thing, क्योंकि इसके अंदर कुछ ethical issues भी हैं, कुछ OD की values भी हैं, आगे चल के आपको बताऊंगा. Although the plan change tends to be described as rationally controlled and orderly इसकी progression है, they say it's seriously misleading. वो क्या कहते हैं कि इसके अंदर कुछ chaotic quality है. As a matter of fact, chaotic है, क्योंकि जब एक organization open up करती है action research के लिए, तो there are chances some new problems may come onto the surface. So that element has to be taken into consideration. एक और ऑब्जेक्शन है कि मैनेजर्स ऑफन इनिशिएट चेंजेस विदाउट क्लियर प्लान्स, कि उनके गोल्स क्या हैं, स्ट्रेटजीज क्या हैं, कहां जाएंगे. सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन ऐसी है, और लैक ऑफ सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस और टाइम पीरियड का नहीं पता चलता, तो लिहाजा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि कितनी देर लगेगी. एक तो हमें क्वांटम का पता नहीं, क्वांटम ऑफ चेंज कितना है, और दूसरी बात, we have to allocate resources. So managers are very reluctant. वो कहते हैं हो सकता है कि इतनी chaotic situation हो जाए, हम इसको कंट्रोल ना कर सकें. एक और प्रॉब्लम है that OD practitioners, they have acquired skills in a specific technique such as team building, total quality management, large scale group interventions, and because of these specialized techniques, they favor particular techniques and ignore other strategies. That is a genuine problem. क्योंकि OD consultant has to be really very diversified. उसकी काफी skills होनी चाहिए, लेकिन जहां knows only certain fields, वो उन्हीं को ही apply करेगा. Some organizations demand more rapid solutions to their problems and seek quick fixes from experts. Some consultants are more than willing to provide such quick fix solutions. ये वाकई एक जनरल प्रॉब्लम है. Other organizations have not recognized the systematic nature of change. Too often they believe that interventions into one aspect or one part of the organization will be sufficient to ameliorate the problems and are unprepared for other changes that may be necessary to support a particular other intervention. वो कहते हैं कि हमने अगर एक चीज को हाथ डाला, ये ना हो और चीजें निकल आए. Therefore, they are very reluctant. So, such concerns, such critiques जो हैं, वो OD को इतना ज्यादा पैटर्नाइज, द वे और एक्शन रिसर्च की मैं बात कर रहा हूं, they are reluctant. And when I say few of these criticisms are very genuine concerns for people, because it is still in an infancy stage. It is evolving. Normally, एक चीज जो कि
सदियों से चलती आ रही है, one can embrace quickly, and especially for countries like ours, Asian countries, and societies which are not very open to change, they take very long time to accept a new theory. So, plan change process, and especially the action research and contemporary action research, they still are not very popular and not very prevalent in these societies. But the Western societies, and especially in America, they have really opened up to such changes, and you have seen the result of very many companies which I एक दो आपको मैंने एग्जांपल्स दी, और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में भी मैं दूंगा कि ओडी स्पेशली यूजिंग कंटेम्पररी रिसर्च and action research have really brought tremendous changes, and that's why organizations are now opening up and they are spreading to various regions and areas जो कि पहले उनके लिए off limit थे. आज I'm going to conclude the plan models here. I've given you a fairly good picture of the general model of plan change, और आज मैं आपसे एक नई असाइनमेंट करा रहा हूं. ये करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये आपके फायदे के लिए है, और नहीं करेंगे मुझे तो नुकसान नहीं होगा, और ना ही आई एम गोइंग टू evaluate you for this, but realizing that whatever I'm sharing with you, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इससे बहुत फायदा उठाएं. You may profit and you may bring in a change. मैं चाहता हूं कि कुछ केस स्टडीज अपने इस कोर्स में आपसे कराऊं. आई विल बी गिविंग यू सम केस स्टडीज. आप डिटेल्स में देखना चाहें तो आप वेबसाइट्स पे जाएं, और इनके सॉल्यूशंस मैं आपको हर लेक्चर के बाद दूंगा. लाइक द केस स्टडी आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे, इसका सॉल्यूशन मैं अगले लेक्चर में दूंगा. बट यू मस्ट थिंक ओवर इट and using your own brains, और अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसको अप्लाई करते हुए देखिए इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं. आइए देखते हैं इस कंपनी की प्रॉब्लम्स क्या हैं. और दिस इज अ लाइटिंग कंपनी जिसको मैंने नाम दिया है लाइटिंग कंपनी. आपको वेबसाइट पे डिटेल इसकी मिल जाएंगी. बेसिकली एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, और इट्स अ सब्सिडियरी ऑफ a bigger company, but operating at a region where this company has got about 2,000 workers. And they are basically producers of electrical products. Bulbs वगैरह बनाते हैं. और the general manager of this company, जिसका के नाम Jim West है, basically is an MBA who's been running this subsidiary company very successfully for the last 5 years. लेकिन suddenly he realizes that the company is not meeting its targets. उसके ऑपरेटिंग टारगेट्स वो बीट नहीं कर रही, और प्रॉफिट मार्जिन्स भी डिक्लाइन कर गए. एंड स्पेशली लास्ट ईयर there were 15% drop. That was a big concern because this man is pretty professional and has a very good past track record. अब ये नए साल का अपना बजट जिस वक्त बना रहा है, प्रॉफिट प्लान बना रहा है, तो ही इज अंडर प्रेशर. क्योंकि इफ ही थिंक्स कि मैंने अगला टारगेट भी ऐसा बनाया और इस दफा 15% अगर ज्यादा डिक्लाइन आ गया, he will have 2 bad years in a row which might hit his long-term potential for advancement. So that's a major concern for this man. You keep in mind, हर चीज पे ध्यान से फोकस कीजिएगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. आपने इस कंपनी की एनालिसिस करना है, कंपनी की सिचुएशन क्या है, और उसके बाद इस बंदे को प्रॉब्लम्स क्या आ रही. इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक R&D डिपार्टमेंट है विच इज हेडेड बाय अनदर साइंटिस्ट जिसका नाम है स्पिंक्स. स्पिंक्स ने एक बजट रिक्वेस्ट
फॉर अ मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट की, और वो क्या है? माइक्रो मिनिचराइजेशन ऑफ लाइटिंग सोर्सेस. वो ही इज अ वेरी फार साइटेड मैन, वो बड़ा माना हुआ साइंटिस्ट है, और ही सीज कि ये जो प्रोजेक्ट जिसकी वो प्रपोजल सामने दी है, दिस इज गोइंग टू बी द लैम्प ऑफ द फ्यूचर. और उसकी प्रोजेक्ट की जो बजट रिक्वायरमेंट है दैट इज $250,000 पर ईयर फॉर 2 years. अब देखिए, कंपनी लॉस में जा रही है, R&D में एक बड़ा एम्बिशियस, अच्छा अकॉम्प्लिश्ड साइंटिस्ट है, एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है. वेस्ट जो उसका इंचार्ज है, जिम वेस्ट, जब उसको प्रपोजल स्पिंक्स देता है तो इमीडिएटली अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को कांटेक्ट करता है एंड टॉप मैनेजमेंट को से आइडिया शेयर करता है. दे लाइक द आइडिया बट दे आर समहाउ रिलक्टेंट टू स्पेंड ऑन द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट. स्पिंक्स से जब पूछा गया R&D इंचार्ज से, तो वो समझता है कि इसका 70% सक्सेस का चांस है एंड विल डेवलप अ नेट कैश ऑफ $1 million 30 साल दे देगा. Therefore, इंचार्ज जो है वो इमीडिएटली एक मीटिंग कॉल कर लेता है अपनी सब्सिडियरी में, ऑल पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दैट बजटिंग प्रोसेस. सो स्पिंक्स बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन करता है अपने प्रोजेक्ट की, और ही सजेस्ट्स दैट द एनर्जी क्रंच जो आएगा उसके बड़े लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस होंगे. कहता है एनर्जी क्रंच आ रहा है, एंड इफ हम फेल हो गए नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में, द फर्म वुड बी कंप्लीटली ऑब्सोलेट. अब बेसिकली ये कंपनी के लिए सर्वाइवल का मसला है. ध्यान से गौर कीजिएगा, बिकॉज वन डे यू माइट फेस सच सिचुएशन. क्योंकि आज हमारे मैनेजर्स को अक्सर ऐसी ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, और ऐसी ही सिचुएशन में डिसीजन टेकिंग डिफिकल्ट होती है. व्हाट हैपेंस इज कि उस मीटिंग के अंदर फर्स्ट इज द अकाउंटेंट और फाइनेंशियल मैनेजर, टू बी जिसमें बट समबडी फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, ही इज द फर्स्ट वन टू रिएक्ट. He presented a financial analysis of the proposed project, noting the high risk, uncertain results, the length of time before it would contribute to operating profits. Typical जो accountants की approach होती. So, okay, कुछ पता नहीं, why invest for 3 years? We are not sure what will happen. So longer incubation period है. उसने कहा कि who could afford to wait for long term results? देखिए, short-term policy. Unfortunately, if we don't do something about the bottom line right now, we may never be here to enjoy it. Accountant कह रहा है कि अभी पहले जो हम 15% लॉस पे जा रहे हैं, उससे निकले, फिर हम फ्यूचर प्रोजेक्ट को देखेंगे. The production manager sitting over there supports the accountant. And he says that he requires new machinery for our production. And उसके डायरेक्ट पे बैक होंगे. उसने कहा जी कि पुरानी मशीनरी को हम हटाकर नई मशीनरी ले आते हैं. टिपिकल अप्रोच ऑफ अ प्रोडक्शन मैनेजर. इंस्टेड फॉर गोइंग समथिंग एब्सोल्युटली न्यू, entirely something for our future, they both स्पिंक्स की उस प्रपोजल को शन करने की, रद्द करने की कोशिश करते हैं. लेकिन द मार्केटिंग मैन is a smart man. He agrees with Spinks. And he says that if we don't keep up competitively, how will our salespeople be able to keep selling obsolete lighting products? उसने कहा बेशक हम मशीनरी को रिप्लेस कर दें, लेकिन जो बल्ब अब बन रहा है वही बनाएंगे. सिर्फ ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और गालिबन कॉस्ट कम हो जाएगी. बट आर वी गोइंग टू बी कंपेटिटिव इन द मार्केट? And also the marketing man pointed out, he said, I'm not sure that the accountant's figures are completely accurate in measuring the actual return on this low energy project. In a way, he supported. वो कहता है innovation लानी चाहिए. लिहाजा, as normally happens in board meetings, there was a heated debate. और वो जो जनरल मैनेजर था
उसको वो मीटिंग खत्म करनी पड़ी। लेटर ऑन, नाउ मैनेजर जो जिसका नाम वेस्ट है, उसकी सिचुएशन क्या है? वो सोच रहा है कि गोइंग अहेड विद दिस माइक्रो मिनिचराइजेशन प्रोडक्ट, ये प्रोजेक्ट है, इट्स अ बिग गैम्बल। इट इज अ गैम्बल, 70% possibility. But if he decided against it, it was quite possible that Spinks would resign, which would shatter the R&D department he had worked so far. क्योंकि Spinks की एक बैकग्राउंड है, वो बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है, उसने पहले भी ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए छोड़ा था कि वहां उसने प्रोजेक्ट्स दिए थे, वो माना नहीं था, and he is accepted as a person who is innovative. आइए आप बताएं कि जिम वेस्ट अब क्या करे? You have to think over it. Put yourself in the shoes of Jim West. और आपने इस केस की एनालिसिस करनी। फर्दर अगर आप जाना चाहें तो वेबसाइट पे जाएं, एवरीथिंग इज देयर ब्लैक एंड व्हाइट, एंड पिक अप द थिंग्स विच आर हिडन। मैंने भी कुछ बातें आपको बताई हैं, बट आई वॉन्ट यू टू पिक दोज थिंग्स अप। सबसे पहली चीज जब एनालिसिस में आपने करनी है कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं मैक्रो लेवल के ऊपर और माइक्रो लेवल पे प्रॉब्लम्स क्या है। यू हैव टू सी कि ऑर्गेनाइजेशंस को मैक्रो लेवल पे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी आज आइंदा, और दूसरी इस वक्त स्मॉल लेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जिम वेस्ट को क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। कॉजेस, इन प्रॉब्लम्स की कॉज क्या है, ये मैक्रो और माइक्रो लेवल के ऊपर प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं। आई वॉन्ट यू टू एनालाइज। थर्ड, आपने यह भी फाइंड आउट करना है कि सिस्टम कैसे अफेक्ट हुआ। पहला स्ट्रक्चरल सिस्टम है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में खराबी क्या है। यूरोपियन एयरलाइन का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, कुछ मैं आपको हिंट देता जा रहा हूं कि जब वहां चेंज आया था तो उसका स्ट्रक्चर क्या था, बाद में स्ट्रक्चर, तो यहां इस स्ट्रक्चर में क्या खराबी है, कैसे इफेक्ट देखिएगा। साइको सोशल स्ट्रक्चर में क्या खराबी है, दैट इज क्या लोगों में टेंशन है, किस किस्म की टेंशन है, क्यों है, दैट यू हैव टू एनालाइज। टेक्निकली क्या प्रॉब्लम है, ये भी सिस्टम को अफेक्ट कर रही है। मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं और आएंगी, और हु इज फेसिंग द ग्रेटेस्ट चैलेंज, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। और गोल्स और वैल्यूज, वेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग। ठीक, आपने सिस्टम को जब आपने एनालाइज करना है कि सिस्टम कैसे इफेक्ट हुआ है, आपने ये पांचों इश्यूज को ध्यान में रखना। किसी भी केस को जब एनालाइज करना होगा तो आपको ये पांचों चीजों को देखना होगा। आइंदा जितने भी मैं केसेस दूंगा, यू विल हैव टू कीप दीज 5 एस्पेक्ट्स इन योर माइंड। देन फोर्थ, यू मस्ट कम आउट विद अल्टरनेटिव्स कि आफ्टर द मीटिंग जिम वेस्ट के पास ऑप्शंस क्या है, क्या करे। क्योंकि अगर वो नहीं कोई एक्शन लेता फिर क्या होगा, और अगर एक्शन लेता तो फिर क्या होगा। थिंक ओवर इट, एंड और आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं। पुट योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ जिम वेस्ट एंड सी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ये हालत हो, जिसमें लोग जो काम कर रहे हैं उनकी थिंकिंग ऐसी हो, somebody coming with a new idea, novel idea, out of the blue 21st century के लिए वो चेंज लेके आना चाहता है, बाकी लोग ये इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, आप क्या करेंगे। आई थिंक इट विल बी गुड एग्जाम्पल फॉर यू। और मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बिगनिंग में मैं आपको इसके सॉल्यूशंस दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि यू स्टार्ट डूइंग सम होमवर्क। एक दो बार शायद आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन gradually you'll get to know how to analyze. क्योंकि if at all you become an OD consultant, तो exactly diagnosis इसी तरह से की जाती है organizations की। आज I'm going to end my lecture on this note, इस केस स्टडी के ऊपर। I hope
you got fairly good idea now. और इंशाल्लाह आगे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज जो कि 4 आज आपने देखा है कि जनरल मॉडल ऑफ प्लान चेंज के अंदर, starting with the entry, starting with then diagnosing, then finding out what to do, introducing change, evaluate, हम सब चीजें एक एक करके लेंगे and we will see, we'll go deeper into every phase of the OD process. And inshallah, by the time you finish this course, you'll be an expert. I hope you enjoyed today's lecture. Inshallah, I'll come up with more knowledgeable things. Enjoy yourself. Take care of yourself. Khuda Hafiz.